नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षमा पांडे, सहआचार्य महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। पिछले प्रकरण में हमने हिंदी वर्णमाला के प्रारंभिक स्वरूप को जाना। अब आज के प्रकरण में हम हिंदी वर्णमाला के विस्तृत स्वरूप को और उसके विभेदों को अध्ययन करेंगे। तो आज के प्रकरण का विषय है हिंदी वर्णमाला, स्वर एवं व्यंजन। इस पाठ के अपेक्षित उद्देश्य हैं, विद्यार्थी वर्ण के मूल स्वरूप को जान सकेंगे, वर्णमाला के स्वरूप और उसके उच्चारण को बोध कर सकेंगे, वर्णों में विभेद कर सकेंगे, स्वर एवं व्यंजन के अंतर्गत उनके विभिन्न आधारों पर जो विभेद होते हैं उनका विश्लेषण कर सकेंगे। तो प्रारंभ करते हैं वर्ण से। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंडित न किया जा सके, जैसे क, ख, ग, घ। ये वर्ण हैं, इनको हम खंडित नहीं कर सकते। तो इन वर्णों को खंड में विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें अक्षर भी कहते हैं, जिनका क्षर ना हो, जिनका नाश ना हो। अतः वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियों को कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, पट। इस पद में प, अ, ट, अ ये मूल ध्वनियाँ हैं। जो ध्वनियाँ हैं प, अ, ट, य, इन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसी प्रकार अन्य पद भी हम समझ सकते हैं, जैसे नाम। ये पद है और इसमें जो वर्ण है न, आ, म, अ। दूसरा उदाहरण रोहन, र, ओ, ह, अ, न, अ। इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं? इन ध्वनियों से या इन अक्षरों से मिलकर एक पद बनता है रोहन। इसी प्रकार पुरुष है, रमा है, सीता है। यहाँ पर पुरुष में प, उ, र, उ, श, अ ये ध्वनियाँ हैं या ये अक्षर हैं और इन अक्षरों से मिलकर बनता है पुरुष। रमा में र, अ, म, आ, इन ध्वनियों से मिलकर रमा बना। सीता में स, ई, त, आ, इन वर्णों से मिलकर बना सीता। यहाँ पर देखिए जो वर्ण हैं ये खंडित नहीं हो रहे हैं और ये इसीलिए अक्षर कहलाते हैं। अब वर्ण से बनती है वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को उसकी वर्णमाला कहा जाता है। पूर्व पाठ में हमने विस्तार पूर्वक बताया था कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण माने जाते हैं। वर्णों के 2 प्रकार भी बताए थे, स्वर तथा व्यंजन। और इस वर्णमाला के अंतर्गत ये भी वर्णित किया गया था कि 13 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन आते हैं। वर्ण के भेद कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर किन्हें कहते हैं? स्वर वे भाषिक ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के समय मुख विवर से प्रश्वास के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो स्वर हैं वो अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ इत्यादि हैं। री को हिंदी वर्णमाला में शामिल नहीं किया गया क्योंकि इन वर्णों का संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है, हिंदी में नहीं। अनुस्वार और विसर्ग अंग और आह हैं। व्यंजन वे भाषिक ध्वनियाँ हैं जिनके पूर्ण उच्चारण में वायु अवरोध के साथ मुंह से बाहर निकलती है, इसलिए उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रायः व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जाता। कोई भी व्यंजन किसी न किसी स्वर के साथ जुड़कर उच्चारित होता है। ये विस्तार पूर्वक
पूर्व पाठ में बताया जा चुका है, तो इसलिए उसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए यहाँ पर हम व्यंजनों को पुनः उच्चारित नहीं करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि व्यंजनों को यहाँ पर दिखाया गया है। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, इसका भी पूर्व पाठ में उल्लेख किया जा चुका है, लेकिन उनको विच्छेद के रूप में बताया गया है कि क्ष क और मूर्धन्य श के साथ मिलकर बनता है, त्र त और र के साथ, ज्ञ ग और य के साथ, और श्र तालव्य श और र के साथ मिलकर बनता है। अतिरिक्त व्यंजन अंग और ढ़ है। आगत ध्वनियाँ ख, ज, फ, इसमें नुक्ता लगा हुआ है, इसका पूर्व पाठ में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया था। अब कुछ विशेष याद रखने वाली बातें हैं। अरबी, फारसी, अंग्रेजी में, हिंदी से में 5 ध्वनियाँ क, ख, ग, ज, फ आई हैं। इनमें से दो ध्वनियाँ हैं क और ग, जो उच्चारण के स्तर पर हिंदी से समायोजित होकर उनके अनुकूल हो गई हैं। अब इनका उच्चारण अरबी या फारसी की तरह नहीं किया जाता है, तो अतः इनको हिंदी में तभी लिखा जाना आवश्यक है जब उच्चारण में विशेष रूप से उर्दू को स्थान देने की आवश्यकता हो। अर्थात नुक्ता तभी लगाएं जब आपको लगे कि यहाँ पर उच्चारण में हमें क की जगह क या फ की जगह फ ऐसे उच्चारित करना है। शेष तीनों ध्वनियों में से ख, जिसमें नुक्ता लगा हुआ है, हिंदी के साथ समायोजित होने की प्रक्रिया में है, जबकि ज और फ हिंदी में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्षरत हैं। अर्थात जो ये आगत ध्वनियाँ हैं, ये हिंदी के साथ पूरी तरीके से अनुकूलित हो चली हैं। अब हम बात करेंगे स्वर के भेद की। तो उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वर के 4 भेद किए जाते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में न्यूनतम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये स्वर है 4: अ, छोटा, ई, उ और री। इन्हें लघु, मूल या एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में 7 दीर्घ स्वर होते हैं। इनको संधि एवं द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। बड़ा, बड़ी, उ, ए, ओ, औ दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। संयुक्त स्वर 2 भिन्न प्रकृति या विजातीय स्वरों के मिलने से जो स्वर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। कहीं कहीं आप देखते हैं कि राम को राम लिखा मिलता है, बीच में एक विशेष चिन्ह प्रयोग किया गया रा और मा के बीच में। यहाँ जो विशेष चिन्ह दिखाया गया है उसे प्लुत स्वर कहते हैं, या ये विशेष निशान प्लुत स्वर को दर्शाता है। जहाँ यह निशान लगा होता है उससे पहले वाले अक्षर को जब उच्चारित करते हैं तो उसमें 3 गुना अधिक समय लगता है। अगर हम सामान्य भाषा में बोलें तो ये कहेंगे कि उस अक्षर को खींच कर उच्चारित किया जाता है, जैसे राम। तो इस तरीके से जब उच्चारण किया जाएगा तो वहाँ पर जो विशेष निशान होता है वो प्लुत को दर्शाता है। मीन्स उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगेगा। स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो स्वरों को 6 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला जो आधार है जिह्वा के, जो हमारी जिह्वा होती है उसके व्यवहार के आधार पर, तो इसे कहते हैं जिह्वा के व्यवहृत भाग के आधार पर। दूसरा जिह्वा के व्यवहृत भाग की ऊंचाई के आधार पर। तीसरा जो वर्गीकरण है वो ओंठों की स्थिति के आधार पर, और फिर कोमल तालु की स्थिति के आधार पर तथा स्वर तंत्री के आधार पर वर्गीकरण और काल के आधार पर वर्गीकरण। इस प्रकार से हम स्वरों को 6 आधार पर वर्गीकृत करते हैं। अब बात करेंगे कि जो स्वरों का उच्चारण होता है, जो जिह्वा है हमारी जीभ, उसके व्यवहृत मतलब जीभ का व्यवहार कैसा, उसके आधार पर किस तरीके से उच्चारित करते हैं।
तो जो मुख विवर होता है, मुख विवर में जीभ किसी वर्ण के उच्चारण करने में प्रमुख सहायक अंग है। आप उच्चारण करके देखिए तो बिना जिह्वा के व्यवहार किए हुए आप कुछ भी उच्चारित नहीं कर सकते हैं। स्वरों के उच्चारण में जिह्वा की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये अवस्थाएं जिह्वा के भागों के आधार पर हैं। इसी आधार पर स्वरों को इस प्रकार विभाजित किया जाता है। जो जिह्वा का अग्रभाग है उसमें जब उच्चारण होता है तो कौन से स्वर उच्चारित होते हैं? ई, छोटी बड़ी, ए, जब जिह्वा का मध्य भाग व्यवहार में आता है तो वो मध्य स्वर होते हैं, छोटा आ और बड़ा आ। पश्च स्वर ये हैं उ, ओ और औ। अब जिह्वा के व्यवहृत भाग की ऊंचाई के आधार पर कितनी जिह्वा ऊंचाई के आधार पर व्यवहार करती है, तो पहला जो इसमें संवृत या बिल्कुल सकरा हुआ, ये जिह्वा का व्यवहार होता है। जब जिह्वा का व्यवहृत भाग स्वरों के उच्चारण में अधिकतम ऊंचाई पर होगा, मतलब जीभ का जो भाग है जो स्वर को उच्चारित कर रहा है, तो जब अधिकतम ऊंचाई पे होगा तब मुख रंध्र संवृत होने के कारण संवृत कोटि में ही रहते हैं, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। आप इसको उच्चारित करके देखेंगे तो आपको तुरंत ही ये अनुभूत होगा कि हमारी जिह्वा जो जीभ है उसका व्यवहार किस तरीके से हो रहा है। अर्ध संवृत कुछ सकरा, इसमें जिह्वा का व्यवहृत भाग कम ऊंचाई पर होता है। इस स्थिति में उच्चारित स्वर अर्ध संवृत होते हैं और इसमें जो स्वर होते हैं ए और ओ। जिह्वा के व्यवहृत भाग की ऊंचाई के आधार पे हम वर्गीकरण करेंगे तो एक वर्गीकरण होता है विवृत, मतलब पूरा खुला हुआ। तो जिह्वा का वो व्यवहृत भाग जब निम्नतम अवस्था में होता है तब स्वर की उत्पत्ति विवृत अवस्था में होती है। उच्चारण करिए आ, तो ये विवृत अवस्था बिल्कुल खुला हुआ है। अर्धविवृत जब थोड़ा खुला हो, जब जिह्वा का व्यवहृत भाग संवृत की अवस्था में या कुछ कम ऊंचाई पर होगा तब अर्ध संवृत स्वरों का निर्माण होगा। यहाँ पर भी आप साथ में उच्चारण करके देख सकते हैं। अ थोड़ा खुला है, ए यहाँ पर वो उच्चारण नहीं आ रहा है, लेकिन आप अगर ए का उच्चारण करिए तो आप ए, यहाँ पर आधा खुला है। औ, तो ये अर्ध विवृत इसके उदाहरण है। यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से समग्र रूप से दर्शाया गया है कि स्वरों की स्थिति क्या है, जिसको इस चित्र के आधार पर जो अभी हमने पूर्व में विवेचित किया, इसे आप समझ सकते हैं कि कब हम संवृत स्वर होता है, कब अर्ध संवृत होता है, कब विवृत होता है, कब अर्ध विवृत होता है और उसके आधार पर कौन से स्वर होते हैं। तो यहाँ पर इस चित्र को देखकर आप समझ सकते हैं। अब जो अगला वर्गीकरण है वो ओंठों की स्थिति के आधार पर है कि हम स्वरों को जब उच्चारित करते हैं तो ओंठों की हमारी क्या स्थितियां बनती हैं। तो पहली स्थिति है वृत्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्ताकार हो जाएं उन्हें वृत्ताकार स्थिति में रखते हैं। ओ, आप उच्चारित करिए ओ, तो हमारे जो ओंठ हैं वो कैसे हो जाते हैं? वृत्ताकार। ऊ, फिर अवृत्ताकार, दूसरी स्थिति बनती है अवृत्ताकार की। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओंठों की स्थिति सामान्य रहती है, इसमें वृत्ताकार नहीं रहते हैं, सामान्य रहते हैं, तो उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। अब यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं उसके अ, मतलब यह बड़ा आ की बात हो रही थी, आ, लेकिन हम यहाँ पर सामान्य रूप से भी उच्चारित कर सकते, ई, री, ए। तो यहाँ पर होठों की स्थिति हमारी सामान्य रहती है। अब स्वरों का वर्गीकरण हम करते हैं कोमल तालु के आधार पर। जो हमारा तालु होता है उसके आधार पर हम स्वर कैसे उच्चारित करते हैं। अनुनासिक, उच्चारण के समय जब कौवा जो गले में होता है वो बीच में लटका रहता है और इसी के फलस्वरूप वायु का कुछ भाग नाक से निकलता है, अतः इस स्थिति में उच्चारित स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे आ, ओम, ऐ। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि वायु का कुछ भाग नाक से निकल रहा है। दूसरा वर्गीकरण कोमल तालु के आधार पर है निरनुनासिक। जब किसी स्वर के
उच्चारण में कोमल तालु अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहकर वायु के संपूर्ण प्रवाह को मुख विवर से जाने देता है, तब उच्चारण निरनुनासिक होता है, जैसे अ, आ, ई, ओ, औ आदि। एक जो अगला वर्गीकरण है स्वर तंत्रीय आधार पर या मांसपेशियों की स्थिति के आधार पर। मांसपेशी की स्थिति में होने वाली शिथिलता और दृढ़ता के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, एक शिथिल स्वर और दूसरा दृढ़ स्वर। शिथिल स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुखांगों की मांसपेशियों में शिथिलता महसूस होती है, उन्हें शिथिल स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ। दृढ़ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अंगों की मांसपेशियों में दृढ़ता महसूस होती है, ऐसे स्वरों को दृढ़ स्वर कहा जाता है, जैसे ई, ऊ। यहाँ पर हमारी मांसपेशियां जो हैं मुख की, उसमें दृढ़ता आती है। काल या मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। अतः मात्रा के समय या काल को ध्यान में रखते हुए स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होते हैं, दूसरे दीर्घ स्वर। तो हम पहले ह्रस्व स्वर समझेंगे। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा काल का समय लगता है। उदाहरण इसके हैं अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत ज़्यादा समय अर्थात दो मात्रा काल का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके उदाहरण हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। स्वरों को समझने के बाद हम व्यंजन की बात करेंगे। तो व्यंजन के भेद मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है अयोगव्याह व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। तो प्रारंभ करते हैं अयोगवाह व्यंजन से। वर्णमाला में स्वरों के तुरंत पश्चात क्रमशः 2 वर्ण अंग एवं अह आते हैं, जिन्हें अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। ये अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह केवल 2 वर्ण अंग एवं अह ही हैं, इसके अलावा कोई वर्ण अयोगवाह की श्रेणी में नहीं आते हैं। अयोगवाह किसी भी व्यंजन के अंत में मात्रा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अनुस्वार ऊपर बिंदी होती है, ये इस बिंदु के आधार पर प्रदर्शित किए जाते हैं और किसी भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जबकि विसर्ग 2 बिंदु ऊपर नीचे होते हैं। इनका प्रयोग वर्ण के दाहिनी ओर दोहरे बिंदु के रूप में किया जाता है। अनुस्वार यह स्वर के बाद आने वाला एक व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे दंत, मंगल, अंगूर। इसमें भी एक विशेष बात है जो ध्यान रखने वाली है। अनुस्वार की भांति अनुनासिक, जिसमें ऊपर बिंदी होती है, भी एक व्यंजन ही है। यह किसी भी व्यंजन के ऊपर लगता है और इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से मिलकर होता है, जैसे आँख, गाँव, दांत। तो यहाँ पर मुंह और नाक दोनों जगह से हमारी वायु बाहर को निकल रही है। विसर्ग अनुस्वार की तरह जो विसर्ग हैं वो भी स्वर के बाद ही लगाए जाते हैं। यह एक व्यंजन है और इनका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे नमः, दुख, मनः। इस तरीके से ये शब्द हैं जिनमें विसर्ग लगता है। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन हैं जो वाक् यंत्रों जैसे दांत, तालु, मूर्धा, जीभ आदि की कहीं ना कहीं स्पर्श होने से उच्चरित होते हैं। अतः मुखांगों के स्पर्श के पश्चात उच्चरित होने के कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। मतलब जितने भी आप चाहे दांत हो, तालु हो या जीभ हो, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पर्श हो रहे हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में श्रेणीकृत किया गया है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। क वर्ग, इसमें क वर्ग के व्यंजन आते हैं। च वर्ग, च वर्ग के सारे व्यंजन आएंगे।
ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। उपरोक्त वर्गों में अनुस्वार के बदले पंचम वर्ण अंगा, इया, ड़, न, म के आधे वर्ण का उपयोग किया जाता है। मतलब नियम ये है कि यदि किसी शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तो अनुस्वार जिस वर्ण पर लगा है उसके बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण आधा लगता है। जैसे कंगन, कंगन में अगर कंगन में ऊपर अनुस्वार लगा है तो पंचम वर्ण है। जैसे अंगा है तो कंगन में क और अंगा घ न। इसी तरह से कंचन है, इसी तरह से ठंड है, इसी तरह से अंधा है तो अंधा में भी न लगा हुआ है, ठंड में भी आड़ा का आधा व्यंजन लगा हुआ है। कंपन, इस तरीके के शब्द यहाँ पर आते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो कंठ अर्थात गले के अंत भाग से निकलते हैं, जैसे य, र, ल, व। इनकी संख्या 4 होती है। फिर बात करेंगे ऊष्म व्यंजन। ऐसे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं जिनके उच्चारण में गर्म गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है, जैसे श, स, श, ह। इनकी भी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। इसके अंतर्गत क्ष, त्र, य, श्र। इनकी भी संख्या 4 है। फिर द्विगुण व्यंजन, ये वे व्यंजन हैं जो ट वर्ग के ड एवं ढ के नीचे एक बिंदु लगा देने से बन जाते हैं, जैसे ड़, ढ़। इन्हें द्विगुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें 2 गुण जैसे कि ड और ढ, ड़ और ढ़ का होता है। ये 2 तरह से प्रयोग में लाए जाते हैं और इनकी संख्या भी केवल 2 होती है। स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है कि इसमें जो उच्चारण होता है मुख के विभिन्न अवयवों द्वारा होता है, जैसे कंठ, तालु, दंत, जिह्वा आदि। प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री में श्वास, कंपन, प्राणवायु की मात्रा तथा मुख के अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध की प्रक्रिया को प्रयत्न कहते हैं। अतः इन्हें प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कहते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण एक अन्य तरीके से भी किया जाता है। इसमें इनको 8 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ये 8 वर्ग हैं: कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, नासिक व्यंजन, वर्त्स व्यंजन, दंत्योष्ठ व्यंजन। तो ये 8 प्रकार हैं व्यंजनों के। कंठ व्यंजन, इनका उच्चारण कंठ या अल जिह्वा यहाँ से होता है। संस्कृत सूत्र अकु ह विसर्जनीयाम कंठ अर्थात अ, क वर्ग और ह का उच्चारण कंठ से होता है। आप यहाँ पर प्रयास करके हमारा अनुकरण करके उच्चारण कर सकते हैं तो आपको ये अनुभूति होगी कि इन जो वर्ण हैं ये वर्ण ये कंठ से उच्चारित हो रहे हैं। अ, क, ख, ग, घ, ह। यहाँ पर आपको एहसास हुआ होगा कि इन वर्णों का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से। अब आते हैं तालव्य व्यंजन पे। जब जिह्वा का पिछला भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है तब इन व्यंजनों का उच्चारण होता है। जो संस्कृत सूत्र है ईचुष य शानाम तालु अर्थात ई, च वर्ग तथा श का उच्चारण तालु से होता है। ई, छ, ज, झ, श। यहाँ पर आप उच्चारण करेंगे तो ये स्पष्ट होता है कि उनका उच्चारण तालु से हो रहा है। जो जीभ का पिछला भाग है वहाँ पर जो कोमल तालु है इन वर्णों के उच्चारण में उसको स्पर्श करता है। मूर्धन्य व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की जो नोक होती है वो कठोर तालु के आगे भाग को स्पर्श करती है। इसमें जो वर्ण आते हैं री, ट, ये वर्ग होते हैं और श का उच्चारण मूर्धा से होता है। दंत व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा नोक
ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है। संस्कृत सूत्र ऋतुलल सानाम दंता अर्थात ऋ, त, ध, द, घ और स, इनका उच्चारण दंत्य है। ये मतलब इनकी जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श कर रही है इन वर्णों के उच्चारण में। ओष्ठ व्यंजन, वे व्यंजन जो दोनों ओंठों को उच्चरित होने वाली ध्वनि ओष्ठ कहलाते हैं। इनमें उ, प वर्ग, भ, म का उच्चारण आपके ओंठों से होता है। नासिकी व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है वे नासिकी होते हैं। जो व्यंजन है उनके पांचों वर्गों के पंचम वर्ण जो होते हैं वो वे नासिकी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अंगा है, इया है, ड़ है, न है और म है। वर्ड्स व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक तालु के अंतिम भाग एवं मसूड़ों को स्पर्श करती है वे वर्ड्स व्यंजन कहलाते हैं। जैसे न मतलब आधा न और ह, इनको उच्चारित करिए तो ये आपके जो जीभ की नोक है उसके तालु के अंतिम भाग और मसूड़ों को दोनों को स्पर्श करेगी। न, ल, र, स, ज, तो ये वर्ड्स व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। दंत्योष्ठ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत और ओंठों का प्रयोग होता है वे दंत्योष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। मतलब नीचे के ओंठ और ऊपर के दांतों से बोली जाने वाली ध्वनियाँ होती हैं दंत्योष्ठ। इसमें फ और ब आते हैं। जिह्वा के अवयवों द्वारा श्वास अवरोध की दृष्टि से भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है और इस वर्गीकरण के आधार पर भी व्यंजन 8 वर्गों में वर्गीकृत होते हैं। ये जो व्यंजन का वर्ग है वो स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, नासिक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, प्रकंपी लुंठित व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन और अर्धस्वर व्यंजन। तो ये 8 श्रेणियां होती हैं। ये जिह्वा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास अवरोध की दृष्टि से वर्गीकृत हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्पर्शी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय उच्चारण अवयव आपस में स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे प और फ, यहाँ पर आप उच्चारण करिए तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार ये स्पर्शी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय 2 उच्चारण अवयव इतने पास आ जाते हैं कि उनके बीच का मार्ग सकरा होकर वायु उनसे घर्षण करती हुई निकलती है, मतलब वायु रगड़ती है। ख, ज, ग, श, ह, ये वर्ण है संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय उच्चारण अवयव परस्पर स्पर्श करने के पश्चात शीघ्रता से अलग नहीं होते। उन ध्वनियों के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। जहाँ च, छ, झ, इनके उच्चारण के समय जिह्वा के अगले ऊपरी भाग तथा कठोर तालु के बीच स्पर्श और संघर्ष ये दोनों होता है, इसलिए इन्हें स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहते हैं। नासिक के व्यंजन, इन जो ये नासिक के व्यंजन होते हैं इस प्रकार के व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुंह के साथ साथ नासिका से भी निकलती है। जैसे अंगा, इया, ड़, म आदि। फिर पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक का अर्थ है बगल का। तो हिंदी की एकमात्र पार्श्विक ध्वनि ल है। इसके उच्चारण के समय जिह्वा तालु को छूती है, किंतु बगल का रास्ता जो होता है वो खुला रहता है और उससे वायु निकल जाती है, इसलिए इन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ल का उच्चारण करके देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से जिह्वा तालु को छू रही है और बगल से वायु भी निकल रही है। प्रकंपी या लुंठित व्यंजन, इसका अर्थ है कंपन करने वाला। किसी ध्वनि के उच्चारण के समय जब उच्चारण अवयव में कंपन होता है तो वह ध्वनि प्रकंपी कहलाती है। जैसे र में उच्चारण करने में थोड़ा सा
जो उच्चारण अवयव है, जहाँ से उच्चारण हो रहा है, उसमें हल्का सा कंपन होता है। उच्छिप्त व्यंजन, इसका अर्थ है उठाकर फेंका हुआ। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय जिह्वा के आगे के भाग को थोड़ा ऊपर उठाकर झटके से नीचे फेंका जाता है, उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अंगा, ढ़। तो यहाँ पर जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से ये उच्छिप्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अर्ध स्वर व्यंजन, इनके उच्चारण के समय अवयव वायु को रोकने के लिए ऊपर तो उठता है, किंतु इतना अधिक नहीं कि वायु उनसे रगड़ खाकर निकले। ये वर्ण है य और व। अब जो स्वर तंत्रियां हैं, उनके आधार पर भी व्यंजनों को विभेदित किया जाता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के व्यंजन आते हैं, घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। घोषत्व, व्यंजन ध्वनियों में घोषत्व का आधार स्वर तंत्रियां हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो तो वे ध्वनियां सघोष कहलाती हैं, और यदि स्वर तंत्रियों में कंपन न हो या अत्यल्प मतलब बहुत थोड़ा कंपन हो तो वो ध्वनियां अघोष कहलाती हैं। अब यहाँ पर स्पष्ट है अघोष ध्वनियां कौन कौन सी हैं। यहाँ पर क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स और विसर्ग, ये अघोष ध्वनियां हैं। जब हम सघोष की बात करते हैं तो सघोष में ये ध्वनियाँ आती हैं ग, घ, अंगा, ज, झ, इया, ड, ढ, अड़ा, अंगा, ढ़, धा, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि अघोष और सघोष ध्वनियाँ क्या होती हैं। सभी स्वरों को जीबीधल जैसे भाषाविद सघोष ध्वनि मानते हैं। जितने भी स्वर हैं वो सघोष ध्वनि के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। घोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच से हवा निकलती है तो कंपन होता है। जैसे हिंदी में 5 वर्ग क, च, ट, ता, पा के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण क्या है, घोष ध्वनि है, और इसलिए ये घोष व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिए हुए ग, घ, अंगा, ज, झ, इया, ड़, ढ़, अड़ा, द, ध, न, ब, भ, म। अघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां न तो निकट आती हैं और ना ही उनके बीच से गुजरती, हवा में किसी प्रकार का कंपन होता है, वे अघोष ध्वनि कहलाती हैं। हिंदी के 5वें वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण अघोष व्यंजन होते हैं। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ, ये क्या है, पहले और दूसरे वर्ण, तो इसलिए ये अघोष व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अब व्यंजनों का वर्गीकरण प्राणत्व के आधार पर भी किया जाता है। प्राणत्व के आधार पर 2 वर्गों में व्यंजन वर्गीकृत किए जाते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो पहले प्राणत्व क्या होता है, तो प्राण का अर्थ होता है वायु। ध्वनियों के उच्चारण में वायु का कम प्रयोग किया जाता है अथवा अधिक, इसके आधार पर ध्वनियों का प्राणत्व निर्धारित होता है। ध्वनियां या तो अल्प प्राण होती हैं या फिर महाप्राण। महाप्राण ध्वनियां क्या होती है, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु का अधिक अर्थात अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक प्रयोग किया जाता है, उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। हिंदी में प्रत्येक वर्गीय ध्वनियों के दूसरे और चौथे व्यंजन, यहाँ पर पुनः कहेंगे दूसरे और चौथे व्यंजन अर्थात ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध तथा फ और भ, ये क्या है, महाप्राण ध्वनियां। इसके अतिरिक्त ऊष्म ध्वनियां तालव्यशा, मूर्धन्यशा, दंतिसा और ह, ये महाप्राण ध्वनियां हैं। हिंदी में अल्प प्राण व्यंजन के साथ ह जोड़ने पर महाप्राण ध्वनियां बनती हैं।
संस्कृत में व्यंजन ध्वनियों को हल कहा गया है। अतः व्यंजन ध्वनियाँ वर्णमाला में हलंत होती हैं और उनमें ह जोड़ने से महाप्राण बनती हैं। महाप्राण स्पष्ट होने के बाद हम स्पष्ट करेंगे कि अल्प प्राण क्या है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राण अथवा वायु का कम अथवा अत्यल्प प्रयोग किया जाता है उन्हें अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। व्यंजन ध्वनियों के वर्गीय ध्वनियों में प्रथम, तृतीय और पंचम ये अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं, जैसे क, ख, अंगा, ट, ड, अण, प, ब, म। इसी तरीके से च वर्ग में च, ज, इया, त, द, न और य, र, ल, व। ये व्यंजन क्या है? अल्प प्राण। महाप्राण के यहाँ उदाहरण आप समझिए। क व्यंजन में ह लग गया तो क्या हो गया? ख। ज में ह लग गया, ये झ हो गया। त में ह लगने से था हुआ। ब में ह लगने से ये भा हो गया। तो ये महाप्राण ध्वनियों के उदाहरण हैं। ग में ह लगने से घ हो गया, ट में ह लगने से ठ हो गया, द में ह लगने से धा हो गया, न में ह लगने से न हो गया, आधा न और हा। इसी प्रकार च में ह लगने से छ हो जाता है, ड में ह लगने से ढ हो जाता है और प में ह लगने से फ हो जाता है और म में ह लगने से म, आधा म और ह। यहाँ पर पूरे वर्ण को ध्वनियों के उच्चारण स्थान और अन्य रूप में जो वर्गीकृत किया गया है इसको समग्र रूप से चार्ट में दर्शाया गया है, जिसे आप अपने संदर्भ के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्ण एवं वर्णमाला के विभिन्न विभेदों का यहाँ पर वर्णन किया गया। स्वर के विभेद बताए गए और स्वर के साथ साथ व्यंजन के भी विभेद बताए गए। स्वर एवं व्यंजन के भेदों को विस्तृत रूप से यहाँ पर वर्णित किया गया। निश्चय है कि आप सभी विद्यार्थियों को वर्णमाला के विभिन्न भेदों में स्पष्टता का बोध हो चुका होगा। स्वर एवं व्यंजन के विभिन्न भेद भी इस पाठ के अंतर्गत विस्तृत रूप से वर्णित किए गए, जो निश्चय ही बोधग्राह्य होंगे और वर्णमाला को समझने में सहायक होंगे। हिंदी भाषा में ध्वनि समूह के ऐतिहासिक स्वरूप को स्पष्ट किया गया। इस प्रकार से वर्णमाला और उनके उच्चारण स्थान को समझने से हमारी जो वर्तनी है वो शुद्ध होगी और उसके साथ साथ हमारा उच्चारण है वो भी भाषा संप्रेषण में अधिक बोधग्राह्य होगा। इस पाठ को समझने के पश्चात ये विश्वास है कि अब वर्णमाला को पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे। इसलिए अगले पाठ में वर्ण विच्छेद एवं वर्ण संयोग को स्पष्ट करते हुए उनके भाषिक नियमों का अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।